ड्रामा के स्टार्टिंग में हम प्रिंस रॉन्ग को देखते हैं जो कि नहा रहे होते हैं, बट वहां पर आ जाती है मिस फेंग जो थोड़ा सा पागल होती है दिमाग से। इसी वजह से वो प्रिंस रॉन्ग के पीछे पड़ी हुई थी। कहती है कि मैंने आपको ना बिना कपड़ों के देख लिया है, तो अब आप मेरे हुए, अब मेरे से तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। प्रिंस रॉन्ग उसकी बातों पे जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इतनी ही देर में मिस फेंग ऊपर से नीचे पानी में गिर जाती हैं। जब गिर रही होती हैं तब मॉडर्न एरा की एक लड़की होती है जो जो एंशियंट मार्शल आर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा आगे गई थी, लेकिन वहाँ पर वो फिसल गई, वहाँ पर उसकी डेथ हो गई और वो आ चुकी थी टाइम ट्रेवल करके एंशियंट एरा में। यहाँ पर वो पानी के नीचे ही रहती है। तब प्रिंस रॉन्ग सोचते हैं कि लगता है मरेगी ये, मुझे ही जाना पड़ेगा बचाने के लिए। जाते हैं, उसे वहाँ पर किस करते हैं। जैसे किस करते तो सोचती है कि आखिर मैं कहाँ गई, कहीं मैं अंडरवर्ल्ड में तो नहीं हूँ। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है। जैसे ही ऊपर प्रिंस रॉन्ग उसे निकालते हैं, कहती बदतमीज कहीं के, दूर हटो मुझसे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। कहता है अच्छा तो तुम मुझे बेवकूफ बनाओगी, अभी तुम मेरे सामने नाटक कर रही हो। कहती है कि नाटक, कौन सा नाटक, गुड बाय, मैं जा रही हूँ। कहता है कहाँ जा रही हो, एक मिनट रुको। यहाँ पर फेंक कहती हो कौन आखिर तुम। वो उसके पास जाता है, हंसने लगता है, कहता है ड्रेस ने काफी आज अच्छी पहन रखी है मुझे लुभाने के लिए, बट कोई बात नहीं, चाहे जितना कोशिश कर लो मैं तुम्हारे बस में तो नहीं आने वाला हूँ। कहती क्या मतलब। अब वहां पर अपने सर पर हाथ रखती है। पता चलता है कि वो एक पागल लड़की इधर बनी हुई है। क्या करूं, अब तो मुझे यहाँ से बचकर जाना ही पड़ेगा। कहते हैं प्रिंस रॉन्ग कि बताओ कहाँ जा रही हो, ये प्लीज आप अपने कपड़े पहन लीजिए ना। प्रिंस रॉन्ग कहते क्यों, तुम तो मुझे ही देखना चाहती थी ना, मुझे देखना चाहती थी ना, तुम्हारी जैसी बहुत सारी लड़कियां आई मेरे पर नजर रखने के लिए, लेकिन उन सबको मैंने मौत के घाट उतार दिया। तो तुम बताओ क्या क्वीन किंगडम की तुम स्पाई हो। कहती है नहीं नहीं, मैं भला किसी किंगडम की स्पाई कैसे हो सकती हूँ, मुझे ना तो आपसे बहुत गहरा वाला प्यार हो गया है, ना तो मैं आपके प्यार में पागल हो गई हूँ। तभी यहाँ पर आ गई। कहते अच्छा प्यार में पागल हो गए तो मेंशन में ही क्यों नहीं रुक जाती। कहती है नहीं नहीं, इतना भी पागल नहीं हुई हूँ। तभी चाकू ऊपर से नीचे गिर जाता है। फेंग सोचती है कि ये तो हो गया कमाल। अब यहाँ पर प्रिंस रॉन्ग कहते अच्छा तो तुम मुझे मारने आई थी। कहते नहीं, सच में मारने नहीं आई थी। वहां पर प्रिंस रॉन्ग अपनी पावर का यूज करते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। इतनी देर में वो, क्योंकि मार्शल आर्ट उसकी बहुत अच्छी होती है, तो वो घूम कर नीचे बैठ जाती है। कहते हैं तुम तो काफी हाईली स्किल्ड लग रही हो मार्शल आर्ट में। कहती है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कहती है अब क्या करूँ क्या करूँ, और नीचे गिर जाती है। कहती है यहाँ पर आप नहा रहे थे ना, तो पानी इधर उधर बहुत गिर गया, इसी वजह से मैं फिसल गई और घूम गई, वरना मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। चाकू उठाने चलती है तो प्रिंस रॉन्ग चाकू उठा लेते हैं। वो अपने सैनिक को बुलाता है कि पेई चैन अंदर आओ। पेई चैन जैसे ही प्रिंस उसको मारने चलता है ना, तो यहाँ पर प्रिंस रॉन्ग उसको पीछे कर देते हैं। कहती है प्लीज मुझे मत मारो मत मारो। वो उसके गले पड़ जाती है और उसका थोड़ा सा कपड़ा ना नीचे हो जाता है। इतनी देर में प्रिंस रॉन्ग की माँ जाती है। कहती तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है, मैं अंदर आ रही हूँ। मिस फेंग आप प्लीज अपने कपड़े पहन लीजिए। वो सोचती है ना फेंग कि यही बचने का रास्ता है कि आंट को अपने जाल में फंसाऊं, वरना यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी। वो वहां से जाने लगते तो वो फिर से हाथ पकड़ लेता है। कहती है उसकी माँ तुम इससे शादी करना चाहते हो क्या। दोनों एक साथ बोलते हैं कौन किससे शादी करना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। यहाँ पर उसकी माँ कहती है नहीं, मिस फेंग तो बहुत अच्छी है, इनकी शादी की एज भी हो गई है, मैं सोच रही हूँ डे की जारी कर दिया जाए। कहती है नहीं नहीं आंट, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती, प्लीज आप ऐसा मत करो। मन में सोचती है मदर सन का कॉम्बो सच में मेरी जान ही ले लेगा, इसी वजह से सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। प्रिंस रॉन्ग मन में सोच रहे होते हैं कितना भी फेक बनने की कोशिश कर लो, इतना जान लो मैं तुम्हारी असलियत निकाल कर ही रहूंगा कि तुम एक स्पाई हो। यहाँ पर उसकी माँ कहती है देखो शादी तो होकर ही रहेगी, वैसे भी तुम्हारी एज हो गई है और इतना ज्यादा गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता है। कहती है मैं घर जा रही हूँ आंट, प्लीज आप अपने बेटे का ख्याल रखिए, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना। कहती है नहीं नहीं प्लीज, छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो चाकू निकाल लेता है तो उसकी माँ कहती है रॉन्ग, ये चाकू लेकर क्या करो। कहता है कुछ नहीं माँ, ये चाकू बस यहाँ पर था, एक स्पाई के द्वारा गिरा हुआ। कहती है ठीक है जाओ इसको छोड़ कर आओ। मन में सोचती है कि इन दोनों को पास में देख रही हूँ तभी मुझे लग रहा है कि इन दोनों के बीच गहरा प्यार है। उनके सर में बहुत ऐसे दर्द होने लगता है। कहती है कि पता नहीं क्या होगा, मेरी बीमारी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो मेरे बेटे के अंदर पॉइजन है उसको भला कौन ठीक करेगा। 30 साल के बाद उसकी डेथ भी हो जाएगी और अब बस 1 साल बचा है। अगर 1 साल के अंदर उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिला तो मैं अपने बेटे को खो दूंगी। दोनों कैरी से जा रहे होते हैं जहाँ पर वो बार बार कह रही होती है कि प्लीज मुझसे शादी मत करना, अगर शादी करोगे ना तो बहुत तुम्हें पछतावा होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि पूरे इस किंगडम में तुम अकेली औरत हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी तो शक्ल भी मैं ना देखूं। कहती वही तो कह रही हूँ, मैं इतनी गंदी हूँ, प्लीज मेरी शक्ल मत देखना। कहते हैं हाँ ठीक है, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। अब उसे याद आता है कि उसके साथ क्या होता था। पता चलता है कि प्रिंस रॉन्ग के पीछे वो एकदम पागल थी, इसी वजह से चोरी चुपके हमेशा प्रिंस रॉन्ग को देखने जाया करती थी।
उसके फादर इस बात से तंग आ चुके थे और कहते हैं कि तुम एक प्रिंसेस जैसा बिहेव क्यों नहीं करती हो, अपनी बहन से सीखो, वो कितने अच्छे से रहती हो और प्रिंस रॉन्ग हर बार तुम्हें बख्श देते हैं लेकिन एक दिन तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे, तब तुम क्या करोगी। वहां पर उसके फादर उसको मारते हैं कि दोबारा प्रिंस रॉन्ग को देखने मत जाना, लेकिन वो कहती है मैं तो जाऊंगी देखने। कहती है कि यही मेरे फादर तो सच में कितने बेकार हैं और ये क्रूएल मैन भी मेरे सामने ही बैठा है, देख तो ऐसे रहा है कि जैसे मुझे खा जाएगा, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। कहते क्या करोगी पैसे, कहती है लौटा दूंगी, वो भी टाइम से, प्लीज लौटा दूंगी। कहते ठीक है ले जाओ। यहाँ पर प्रिंस रॉन्ग मन में सोचते हैं कि जरूर कुछ ऐसा ही लेने जाएगी जिससे ये अपनी शक्ल और खराब कर ले। वहां पर मार्केट में जाती है और लेकर आती है ना बहुत सारा रेड कलर जो गाल पर लगा लेती है। प्रिंस रॉन्ग कहते हैं बिल्कुल मैं सही था, ये गई थी अपनी चेहरे को खराब करने। इधर हम देखते हैं मिस फेंग की बहन को कल सा जितार बजा रही थी। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं तुम्हारी वजह से फेंग फैमिली की इज्जत बची हुई है, वरना तो पता नहीं क्या होता। तभी नौकर आता है, बताता है कि प्रिंस रॉन्ग और मिस फेंग एक साथ आए हैं। मिस फेंग की बहन कहती है फादर आप चिंता मत करो, प्रिंस रॉन्ग मैं जानती हूँ बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। वहां पर उसको पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं अपनी बेटी को संभाल लो। उसका मेकअप देखकर ना तो उसके फादर हमेशा ही गुस्सा किया करते थे कि तुम ये मेकअप क्यों करती हो, तुम्हें लगता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कहती हाँ मैं हूँ सुंदर, हर बार मेरे पीछे आ जाती है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, ट्यूमर्स बहुत तेजी से फैल रहे हैं। मिस फेंग कहती है झूठे कहीं के, मैंने तो तुमसे कहा है ना कि तुम मुझसे दूर जाओ, यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। उसे मारने लगती है। उसके फादर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस रॉन्ग पर हाथ उठाने की, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। कहती फादर मैंने कुछ नहीं किया। प्रिंस रॉन्ग कहते हैं चाकू मिला था इसके पास से। अब तो उसके फादर को और भी गुस्सा आ जाता है और जितनी चाय होती है ना उसके मुंह पर फेंक देते हैं। वो अपना चेहरा साफ करती है ना तो बहुत सुंदर हो जाती है। ऊपर से नीचे उठते तो प्रिंस रॉन्ग उसको रोक लेते हैं। उसकी इतनी प्यारी सी शक्ल, क्यूट सी शक्ल देखकर प्रिंस रॉन्ग उसको देखते रह जाते हैं। मन में सोचती है बदतमीज कहीं का, यह देख ऐसे रहा है ना कि जैसे मुझे खा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसकी बहन जान जाती है कि अगर प्रिंस रॉन्ग को पता चल गया कि ये खूबसूरत है, मेरा क्या होगा, मुझे तो आगे चलकर शादी करनी है। प्रिंस रॉन्ग इसको छोड़ दीजिए। प्रिंस रॉन्ग कहते हैं क्यों, कहते हैं कि अरे इसका मेकअप खराब हो गया है ना तो मैं इसका मेकअप कर देती हूँ। पता चलता है कि वो जो इतना खराब मेकअप करती थी ना वो उसकी बहन ही करती थी ताकि उसे कोई भी पसंद ना करे। हर बार उसे भड़काती थी कि प्रिंस रॉन्ग तुम्हें ऐसे ज्यादा पसंद करेंगे। मन में मिस फेंग सोचती है कि हाँ हाँ तुम तो मुझे बदनाम करने की कोशिश ही कर रही हो, लेकिन अब देखती जाओ। प्रिंस रॉन्ग कहते हैं मिस फेंग के फादर से जो करना है करो, मैं यहीं पर बैठा हूँ। वहाँ पर चाबुक आ जाता है। कहती है अब क्या करें। प्रिंस रॉन्ग कहते हैं हाँ हाँ मारो मारो बिल्कुल मारो, आपके रेपुटेशन का सवाल है। कहती है कि योर हाइनेस आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। कहते हैं ताकि तुम्हारा ट्रू कलर देख सके। सोचती है कि अगर मैंने बचने की कोशिश की तो मैं पकड़, अगर नहीं बची तो आज मुझे बहुत मार पड़ेगी। तो उसकी सिस्टर कहती है कि प्लीज फादर मेरी बहन को मत मारो, लेकिन उसे वहां पर जैसे ही मारने चलते तो वो पैर पकड़ लेती है कि फादर मुझे माफ कर दो, आगे से मैं प्रिंस रॉन्ग से कभी भी मिलने नहीं जाऊंगी, आपसे प्रॉमिस करती हूँ। प्रिंस रॉन्ग को तरफ मैं देखूंगी भी नहीं, ना ही उन्हें कभी प्रिवोक करूंगी। उसके फादर कहते हैं तुम्हारा हर बार का ट्रिक है। कहती है नहीं फादर सच में इस बार मेरे पर यकीन कर लीजिए। फादर जैसे अपना पैर उठाने चलते हैं तो कहते हैं ये छोटी सी लड़की इतनी पावरफुल है कि मेरा पैर उठ ही नहीं रहा है। यहाँ पर वो जबरदस्ती कोशिश करते, कहते रिबेलियन बन रही हो। कहते नहीं रिबेलियन नहीं बन रही हूँ। उसके फादर कहते पैर तो छोड़ो मेरा। पर इंपीरियल एडिट आ जाता है, पता चलता है कि नेक्स्ट डे जो है पैलेस में बैंक्वेट, कहा जाता है कि आपकी बेटियां बहुत ही टैलेंटेड है, उन्हें वहां पर आना ही पड़ेगा। पर डे केयर उसके फादर ले लेते हैं, लेकिन उसकी बहन सोचती है कि सबसे सुंदर मैं, सबसे अच्छी मैं। और उसके फादर कहते हैं कि कल क्या होगा, क्या मैं अपनी बेटी फेंग को ले जाऊंगा वहां पर। और उसकी बहन कहती है कि फादर ये तो बहुत ही गुड न्यूज है कि हमें वहां पर बुलाया, कि हम लोग कल जरूर चलेंगे। मन में सोच रही होती है अगर मिस फेंग का मजाक पूरी कंट्री में उड़ेगा उसे कोई भी पसंद नहीं करेगा। प्रिंस रॉन्ग कहते हैं कि कल तुमसे जरूर मुलाकात होगी। यहाँ पर जैसे ही वो जाती है कहती फादर मुझे नहीं जाना है बैंक्वेट में। इसके फादर कहते हैं क्यों नहीं जाना है, वहां पर खास बुलाया गया है, तुम्हारे लिए डे केयर आया है। इधर प्रिंस रॉन्ग बैठे हुए होते हैं। कहते हैं इसमें जो पॉइजन है वो मामूली पॉइजन तो नहीं है, ये कई सालों पहले जो है क्वीन किंगडम के आसपास देखा गया था। तभी हम देखते हैं कि जो सैनिक होता है आता है, कहता है कि मेजेस्टी बताइए। तब यहाँ पर प्रिंस रॉन्ग कहते हैं कि उस पर नजर रखो, वो कहाँ आती कहाँ जाती क्या खाती, हर चीज पर मुझे उसकी पल पल की जानकारी चाहिए ताकि मुझे पता लग सके। मिस फेंग को रूम में बंद कर दिया जाता है ताकि वो कहीं भाग ही ना पाए, बस बैंक्वेट के टाइम उसे निकाला जाएगा। कहती है कि मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ,
पता नहीं कहाँ पर आ गई, इस एंशिएंट एरा में तो कोई भी अच्छा नहीं है, आखिर मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ भी मर जाऊंगी। वहाँ पर तभी आवाज आने लगती है, पता चलता है उसके पास ब्रेसलेट होता है। कॉन्ग कॉन्ग तुम्हारे साथ इस एरा में भी आ गई। कहती थैंक यू सो मच, बहुत जरूरी काम है, मुझे कुछ कपड़े चाहिए, मुझे बहुत सारे खाने के सामान चाहिए, तुम्हें सब कुछ मिलेगा लेकिन तुम्हें पॉइंट कमाने पड़ेंगे। कहती है कौन से पॉइंट। अभी घर के नौकर आ जाते हैं, बोलते हैं कि देखो कल तुम्हें रेडी रहना और ये आउटफिट दी गई हमारी बहन द्वारा, इसे ही पहनकर तुम्हें वहां पर जाना है। कहती है कि ठीक है मैं चेंज कर लूंगी। कहते हैं चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि जो कपड़े पहने हो ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। कहती है जाओगे तभी चेंज करेंगे ना। कहती है जैसे ही चेंज करने चलती है, कहते हो बेशरम लड़की, और वहां से वो चले जाते हैं। कहती बेशरम मैं नहीं, बेशरम तुम हो। से वो कपड़े देखती है, उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है। ठीक है मैं कपड़े तो दे दूंगी लेकिन अगर तुम सही टाइम पे पॉइंट नहीं लाए ना तो तुम्हारी ड्रेस डिसअपियर हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कहती है ठीक है मैं कर लूंगी। वहाँ पर वो 50 पॉइंट ना उधार लेती है, उसके पास कपड़ा आ जाता है। कहती है तो बहुत अच्छी ड्रेस है। अब रजिस्ट्रेशन की तैयारी होती है, वहाँ पर हर लड़की को बुलाया जा रहा होता है। उसके फादर कहते हैं ये फिंग अभी तक आई क्यों नहीं। कहती फादर मुझे क्या पता क्यों नहीं है, क्या पता कहीं घूमने चली गई हो। सब कह रहे होते हैं कि सबसे सुंदर तो ये वे यू है जो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है और इस एरा की सबसे सुंदर लड़की भी। सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं लेकिन वो फेंग की बहुत ही ज्यादा बुराई की वो हमेशा ही प्रिंस रॉन्ग के साथ फ्लर्ट किया करती है, एक दिन जान से मारी जाएगी। अब यहाँ पर उसके फादर कहते हैं मुझे एम्बेरस्ड ही करेगी, अभी तक क्यों नहीं आई। कहते हैं तब तक आ जाती है मिस फेंग। उसको इतना खूबसूरत देखकर सब कहते हैं ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। उसके फादर कहते हैं तुम कौन हो। कहती है कि मैं, आपने मुझे नहीं पहचाना फादर, मैं फेंग हूँ। कहते हैं अरे मेरी बेटी तुम। उसकी खूबसूरती देखकर तो कोई भी वहां पर नहीं पहचान पाता। कहती है फादर मैं आ गई हूँ। सब कहते हैं कि इसके बारे में तो कितनी अफवाह फैलाई गई थी कि ये गंदी लगती है लेकिन ये तो काफी सुंदर लग रही है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर प्रिंस रॉन्ग आ जाते हैं, एक झलक वो देख लेते हैं लेकिन ना देखने का दिखावा करते हैं। मन में सोचती क्रूअल पर्सन यहाँ भी आ गया। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि तुमने देखा ना फ्रेंड कैसी लग रही है। कहता है कि माँ मैं बस यहाँ से आया हूँ, मैं उतनी जल्दी कैसे किसी को देख लूंगा। कहती है उसने सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, तुमने भला क्यों नहीं देखा। कहता है माँ मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं उसको बार बार देखूं या मैं उसको देखूं जाकर। कहती है देख लो ना जाकर, तुम दोनों का अगर सब कुछ सेटल रहा तो तुम्हारी शादी करवा दूंगी। कहता है माँ प्लीज यहाँ पर मिस क्रिएट मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते क्यों, फीलिंग नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम इसे लाइक नहीं करते। कहता बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ देखे जा रहे होते हैं प्रिंस रॉन्ग पूरे टाइम मिस फेंग को प्यार तो हो ही गया होता है लेकिन बस जता नहीं रहे होते हैं। अब वो खड़ी होती है, कहती है अपने हाथ में ग्रेट पावर लूंगी और ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी ताकि इस प्रिंस रॉन्ग से पीछा छुड़ा सकूं। लड़कियां वहां पर और भी आई होती ना, सब कहते हैं कि इसकी फीलिंग तो सिर्फ प्रिंस रॉन्ग के लिए है तो यहाँ पर ये क्या करने आई है, रॉन्ग के लिए ही आई होगी, है ही इतनी बदतमीज। वो खड़ी हुई होती है और ब्रेसलेट फिर से बोलता है कि अब ना टारगेट मत भूलना, टारगेट भूलोगे तो तुम्हारा कपड़ा डिसअपियर हो जाएगा। कहती है ठीक है जाओ ना यहाँ से। यहाँ पर प्रिंसेस बाई जी अटेंग आ जाती है, कहती है तुम कौन। तो कहती है अरे मैं तुम्हारी दोस्त। कहती है अच्छा याद आ गया। वहां पर उसकी ड्रेस देखती है तो प्रिंस अटेंग बहुत खुश होती है कि तो कितने अच्छे दोस्त हैं। अच्छा तुम प्रिंस रॉन्ग के पीछे जा रही हो नहीं जा रही हो। कहती है मुझे उसको चेज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कहती हाँ झूठ मत बोलो, तुम तो हमेशा से उसके पीछे पड़ी थी। कहती कहाँ पीछे पड़ी हूँ, पहले मैं अंधी थी लेकिन अब तो अंधी नहीं हूँ। सच में मुझे उस जैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे तो कोई और पसंद है। उसका इतना वियर्ड टेम्पर है, एक तो बुढ़ा हो चुका है, उसका फेस ना डल हो चुका है, भला ऐसे आदमी को कौन लाइक करेगा जब भी वो एक नंबर का क्रूअल पर्सन है। कहती पीछे देखो प्लीज ऐसे मत बोलो। कहती है क्या पीछे मत देखो। मुड़ती है ना तो प्रिंस रॉन्ग पीछे ही खड़े होते हैं। कहती है मैं आपके बारे में नहीं कह रही थी। प्रिंस रॉन्ग कहते हैं कि अच्छा कल तक तो तुम कह रही थी कि तुम मेरे जैसे प्रिंस से शादी करना चाहती हो, आखिर तुम मेरे सामने बस झूठा नाटक कर रही थी। मन में सोचती है कि हाँ लगता है मरना पड़ेगा, इसलिए पता नहीं कैसे मेरी बातें सुन लेता है। तब वहां पर प्रिंस रॉन्ग का दोस्त बोलता है कि अच्छा तो ये वही लड़की है जो आपके पीछे पागल है, मिस फिंग। ये तो काफी सुंदर है देखने में, यंग भी है। उसकी तरफ बढ़ने चलते हैं तो उसके कंधे पर हाथ रखकर खूब तेज दबा देते हैं। ना याद रखो कि बस मैं तुम पर एक रहम कर रहा हूँ। अपने मुंह पर हाथ मारती है कि मेरा मुंह हमेशा ऐसे ही इस टाइम पर क्यों निकलता है कि इसको पता चल जाता है। कहती मैं आपके बारे में कह ही नहीं रही थी, मैंने तो अपना सेंटेंस पूरा ही नहीं किया था।
कहती है मैं तो ये कह रही थी कि आप ना बहुत ही पावरफुल है। अच्छा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने भी तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा और तुम्हें ज़रा सा भी दर्द नहीं हुआ। क्या मतलब? मुझे तो बहुत दर्द हुआ। नीचे गिर जाती है तो प्रिंस रॉन्ग उसको रोक लेते हैं। कहती है कि योर हाइनेस, मेरे कंधे में सच में बहुत दर्द हो रहा है। कहते प्रिटेंड करना छोड़ दो। कहती है प्लीज़ मुझे कोई तो बचा लो। अपने ब्रेसलेट से कह रही होती है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तब उसके पास एक लॉलीपॉप आ जाती है। कहती है ये तुम्हारे लिए। कहते ये क्या है? कहती है बस एक तरह की मीठी चीज़ है। तब कहते हैं चलो तुम खाकर दिखाओ, क्या पता इसमें पॉइजन है। कहती मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि तुम्हें पॉइजन दे दूँ, सच में इसमें पॉइजन नहीं है। ये मिस पिंकी, इसको तो मन करता है इतना मारो ना कि इसका दिमाग सही हो जाए। सब लोग एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। सब लोग एम्परर को ग्रीट करते हैं क्योंकि बैंक्वेट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया था। लेकिन इस बार जितने भी गेम थे ना उनको बदल दिया गया था। क्वीन मदर कहती है जो भी इस टास्क को कंप्लीट करेगा ना बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये 99 फेस्टिवल बैंक्वेट है। पता चलता है एक वाइन है और वाइन में क्या क्या मिला है वही बताना है, पता करके उसको बार बार पी कर। यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि मैं तो वैसे भी मर जाऊंगी, मेरा कपड़ा भी चला जाएगा। उसका कॉन्ग कॉन्ग याद दिला रहा होता है कि याद रखो जो है ये टास्क पूरा करना पड़ेगा तभी 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। कहती 1000 पॉइंट्स, ठीक है मैं ये कंपटीशन जरूर जीतूंगी। रखी हुई होती सामने, एक बार वो भी पीती है। प्रिंस रॉन्ग दूर से देखकर उसको हंस रहे होते हैं। मन में सोचती है बदतमीज कहकर हमेशा मुझे ही क्यों देखा करता है, अपनी नजर इधर उधर क्यों नहीं घुमाता। उसकी बहन कहती है कि सिस्टर आज तो तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। खड़ी हो जाती है, कहती है कि क्वीन मदर मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या है। कहती है हाँ बताओ। कि खर्व का नाम लेती जाती लेकिन पूरे टाइम मिस फेंग का मुंह बना ही रहता कि सब गलत बोल रही है। उसके फादर तो बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है और कितना अच्छा बताया इसने। क्वीन मदर बोलते हैं कि ये इनकरेक्ट है, तुमने सही जवाब नहीं दिया। अब जितने भी लोग हॉल में बैठे होते हैं कहते हैं अगर ड्यूअर ने सही जवाब नहीं दिया है तो मतलब किसी को भी ये जवाब नहीं आता है। अब भला कौन सही गेस कर पाएगा। कौन कौन कह रहा होता है कि तुम्हारे कपड़े अगर चले गए ना तो तुम्हारी बॉडी पर कुछ भी नहीं बचे, तुम ऐसे ही रह जाओगी और तुम सबके सामने बेइज्जत हो जाओगी। तो जल्द से जल्द फैसला लो। कहती है क्वीन मदर मैं बताना चाहती हूँ। उसके फादर कहते हैं एम्बेरस मत करो प्लीज, बैठ जाओ तुम यहाँ पर। उसकी बहन भी कहती है कि फादर को और कितना नीचे गिराओगी। जितने लोग वहां पर खड़े होते हैं सब के सब उसे बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल बेवकूफ है, कभी पढ़ी लिखी भी नहीं है, इसे कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है। प्रिंस रॉन्ग वहां पर ना वही लॉलीपॉप खाने लगते हैं तो उसकी माँ कहती ये क्या खा रहे हो। कहता है माँ एक तरह का गिफ्ट है। कहती प्लीज मुझे भी दे दो ना। कहता नहीं दूंगा, ये मुझे किसी खास ने दिया है। कहती खा लो अकेले। फादर कहते अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाई ना तो तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। कहती फादर प्लीज अभी चुप बैठो ना, मैं सही जवाब दूंगी। कहते हैं ठीक है फिर दो जवाब, लेकिन जिस तरह से तुम्हारा बिहेवियर है मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें आता है। यहाँ पर क्वीन मदर कहती प्रिंसेस बताओ कि तुम्हें क्या बताना है। वो एक एक चीज का नाम लेती चली जाती है। कहती इसमें यही सब है। प्रिंस रॉन्ग हंस रहे होते हैं कि मैंने तो नहीं सोचा था कि इसका अदर साइड ये भी है कि ये इतनी इंटेलिजेंट है। सब कहते हैं इसमें तो ऐसे कई नाम है जो हम लोगों ने कभी सुने ही नहीं। उसकी माँ कहती है देखो कितनी टैलेंटेड है, तो सच में बहुत अच्छी है। सिर्फ एक हर्ब होती है जो नहीं होती। कहते हैं इम्पॉसिबल इसमें है। यहाँ पर क्वीन मदर कहती है इसमें नहीं है क्योंकि मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। कहती है सच में इसमें है। कहती है अब क्या करूं। प्रिंस रॉन्ग कहते हैं मुझे लगता है कि जहाँ पर ये वाइन बनी है उन सबको बुलाया जाए ताकि पता चल सके कि इसमें गलती से कुछ और तो नहीं गिर गया था। यहाँ पर दासी बताती है कि एक पेटल पेड़ की गिर गई थी। यहाँ पर क्वीन मदर कहती है कि अच्छा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तुमने एकदम सही जवाब दिया है। कहती है वाह 1000 पॉइंट्स मिल गए, मेरी ड्रेस भी बच गई। वहां पर उसे रिवॉर्ड भी दिया जाता है और उसकी बहन का मुंह बन जाता है। यहाँ पर उसकी माँ कहती है देखो तो मेरा बेटा सिर्फ पूरे टाइम मिस फेंग को देख रहा है, लेकिन पूछती हूँ तो कहता है मैं इसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, लेकिन मुझे आज मैजेस्टी से बात करनी ही पड़ेगी ताकि मैं इसे अपनी डॉटर इन लॉ बना सकूं। खड़ी हो जाती है, कहती है मिस फेंग तो बहुत ही अच्छी है। कहती है मैजेस्टी मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं आंट आप कुछ भी मांगो, कुछ भी, दुनिया की कोई चीज भी आप मांगेंगे ना वो सब आपको मैं दूंगा। कहती है मुझे सब कुछ तो नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मदर आप क्या कह रही हैं, मेरी मदर ने ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया इसी वजह से ये ऐसी बातें कर रही हैं। मैजेस्टी कहते हैं कि दूर हटो तुम अपनी माँ से, तुम्हारी माँ जो भी कह रही है उन्हें कहने दो। उसकी माँ बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मंत्री की बेटी से मेरे बेटे की शादी हो जाए। सब कहते हैं ये क्या हो गया, अभी तक तो लग रहा था कि वो हमेशा उसका पीछा किया करती है, लेकिन आज सच में जो है क्या प्रिंस रॉन्ग शादी करना चाहते हैं, वो भी मंत्री की बेटी से। जरूर बड़ी बेटी योर होगी, छोटी बेटी फेंग से भला कौन शादी करेगा। अब यहाँ पर तो अपना मुंह छिपा रही होती है और उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली जो है क्वीन मदर ने उसे पहचान लिया और आज उसकी शादी प्रिंस रॉन्ग से हो रही है। आखिर मैं हूं ही इतनी टैलेंटेड, कंट्री में इतनी फेमस, चलो अच्छी बात है।
फेंग बैठ जाती है, कहती है कि मैं नहीं ये शादी करना चाहती थी, नहीं करनी मैजेस्टी, आप एक बार और सोच लीजिए। प्रिंस रॉन्ग कहते हैं ये करना क्या चाहती है आखिर। अब सबके सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि दिन में भी सपने देखने लगी है, जबकि शादी का रिश्ता इसके लिए नहीं बल्कि इसकी बहन के लिए आया है। तुरंत ही उसकी बहन उठकर सामने बैठ जाती है, कहती है मेरी बहन ने ड्रिंक कर ली है, प्लीज मैजेस्टी से माफ करिएगा। यहाँ पर फेंग जो है योर से कहती है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। कहती क्यों, मैं ही तो आऊंगी ना, ये शादी मेरे लिए हुई है, ये शादी मेरे लिए फिक्स हुई, तुम्हारे लिए नहीं। कहती क्या, तुम्हारे लिए शादी, मतलब सच में प्रिंस रॉन्ग तुमसे शादी करने वाले हैं। कहती वाह वाह वाह, तब तो ठीक है, अच्छी बात है कि तुमसे शादी कर लें। वहां पर वो ग्रीट करने लगती है कि कॉन्सर्ट और जो है क्वीन मदर मैजेस्टी को मैं ग्रीट करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। कहती क्या, योर आप क्या कहना चाहती हैं। कहती है कि कॉन्सर्ट में तो यही कहना चाहती हूँ ना कि आप मेरी शादी प्रिंस रॉन्ग से करवा रही है। कहती है नहीं नहीं प्रिंसेस, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो अपनी बेटी की शादी फेंग से कराना चाहती हूँ, तुमसे नहीं। मैं उसे ही अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हूँ। अब जितने लोग बोल रहे होते हैं ना वो सब शॉक्ड रह जाते हैं। उसके फादर कहते हैं क्या मेरी बेइज्जती करा रही हो योर, पीछे बैठो अपनी जगह पर। कहती है क्या, सच में। वहां पर वो गुस्सा हो जाती है। तब यहाँ पर मंत्री कहते हैं कि देखो मेरी बेटी ना थोड़ी सी जल्दबाजी में यहाँ पर आगे, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, जैसे ही कुछ अच्छा टाइम मिलेगा इन दोनों की शादी करवा दी जाएगी। यहाँ पर कॉन्सर्ट कहती है हाँ हाँ मैं भी अपने ग्रैंड चाइल्ड का मुंह देखना चाहती हूँ, कब तक इतनी देर तक रुकूंगी। और यहाँ पर मिस फेंग इशारा कर रही होती है प्रिंस रॉन्ग को कि प्लीज ये शादी तोड़ दो ना, शादी तोड़ दो ना, मैं तुम जैसे क्रूअल पर्सन से और बदतमीज इंसान से शादी नहीं कर सकती, प्लीज तुम कुछ करो। प्रिंस रॉन्ग उसकी तरफ देखते हैं लेकिन ना बोलने का सिर्फ दिखावा करते हैं। कहते हैं कि अगर यही सब चल रहा है ना तो फेक बनने की कोशिश करो, मैं भी फेक ही बना रहूंगा। कहती है ठीक है। तुरंत ही वो कह देती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। कॉन्सर्ट कहती है क्यों, तुम मेरी डॉटर इन लॉ नहीं बनना चाहती। कहती है नहीं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। प्रिंस रॉन्ग कहते हैं कि हाँ मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये मेरे लायक है। अगर शादी का डे केयर ही मुझे दिया जा रहा है तो मुझे ब्लैंक एक डे केयर दे दिया जाए, जब मुझे लगेगा कि मुझे शादी करनी है तो मैं इस डे केयर पर लिख दूंगा। यहाँ पर वापस आते ही मंत्री अपनी बेटी योर को खूब तेज से मारते हैं कि तुमने आज मेरी कितनी बेइज्जती की, अच्छे से पता था कि वो फेंग के लिए रिश्ता है, तब भी तुम उठ के वहां पर चली गई सिर्फ मेरी बेइज्जती कराने के लिए। फेंग कहती फादर आप भी ना सिस्टर को ऐसे ही डांटा है, जो काम अभी तक योर करती थी अब आज वो काम फेंग कर रही थी। यहाँ पर उसके फादर उसका पूरा सपोर्ट करते हैं कि आज तुमने मेरी इज्जत रखी है, इसी वजह से तुम अब मेरी प्यारी बेटी और तुम्हें तुम्हारा रूम भी लौटाया जाता है। ज्योति कहती वाह कितना अच्छा रूम मिला है, मैं तो बहुत खुश हूँ। रात को सो रही होती है, अचानक से उसके पास एक लेटर आता है। जीगू नाम का एक लड़का होता है, उसे पता चल जाता है कि पहले वाली लड़की थी वो जीगू से बहुत प्यार करती थी और उसके कहने पर ही सारा काम किया करती थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो एक स्पाई तो था और वो क्वीन किंगडम से था। कहती अब मैं क्या करूं, आखिर जीगू से कैसे बचूं। उसे याद आता है कि जीगू हमेशा उसे बेवकूफ बनाया करता था और उसी ने उसको अपनी जाल में फंसा कर कहा था कि तुम उस प्रिंस रॉन्ग के पास जाना और ये चाकुल उसे मार देना, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा और जिंदगी भर तुम्हारे पास रहूंगा। प्रिंस रॉन्ग कहते हैं कि हमेशा मेरे पीछे भागा करती थी, लेकिन आज इसे क्या हुआ। तब उस पर सैनिक बताता है कि कल वो एक लड़के से मिलने जाएगी क्योंकि उसके घर एक लेटर आया था, शायद उसका प्रेमी है। कहते क्या उसका प्रेमी भी है। यहाँ पर प्रिंस रॉन्ग को गुस्सा तो बहुत आता है, सामने बैठ जाते हैं, लेकिन वो फिर से बहुत ही ज्यादा मेकअप वगैरह करके आई हुई होती है। सैनिक कहता है ये फिर से अपने पुराने अवतार में क्यों आ गई। वहाँ पर जीगू आता है तो जैसे उसको देखती है ना कहती ओहो कितना गंदा है, मुझे तो वोमिटिंग हो रही है, भला मैं इसे लाइक कैसे कर सकती थी पहले टाइम पर। वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो प्रिंस रॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। प्रिंस रॉन्ग कहते हैं सेमलेस कहीं की, तुम मुझे धोखा दे रही थी, मेरे सामने कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अभी तक तुम मुझसे झूठ बोलती आई थी और अपने हाथ हाथ से ना कब तोड़ देते हैं। यहाँ पर तुरंत ही वो पीछे हट जाती है, फिर कहती है देखो मैंने जो भी अभी तक प्रिंस रॉन्ग के साथ किया ना बहुत गलत किया, मैं सिर्फ प्रिंस रॉन्ग से प्यार करती हूँ और किसी से प्यार नहीं करती। शक्ल देखिए अपनी आईने में जाकर देख लेना, उसके बाद आना मेरे सामने। कहता है ओ तुम बड़ी सुंदर हो क्या, तुम तो गटर से भी बेकार हो, मैं सिर्फ तुम्हारे पास इसलिए आया था ताकि ये अपना काम निकलवा सकूं, वरना तुम्हारे तरफ तो कोई देखे भी ना। कहती बदतमीज कहीं के और उसे नीचे गिरा देती है। कहती है मुझसे अगर लड़ने की कोशिश की ना तो मैं देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगी।
कहता है तुम अब मुझसे बच नहीं सकती हो, क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट बहुत अच्छी होती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में वो सामान खरीदने के लिए जा रही होती है, पूरा मार्केट छानती, कहती है मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पर आंट आ जाती है, कहती है कि फेंग यहाँ अंदर आ जाओ। कहती है मैं अंदर नहीं आ सकती। कहती है आ जाओ ना, देखो पूरा का पूरा मार्केट ग्रीट कर रहा है, अगर नहीं आओगे तो सब ऐसे ही रहेंगे। जाती है वहाँ पर बैठ जाती है, कहती है कि क्या हुआ, तुम आके मेरी डॉटर इन लॉ नहीं बनना चाहती, तुम मेरे बेटे से इतना ज्यादा नफरत क्यों करती हो। कहती है नहीं नहीं आंट, मैं नफरत नहीं करती हूँ, बस मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी। कहती है अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं, ताकि मुझे तो पता चल सके ना। कहती है कि आंट मुझे ना एक बहुत ही अच्छा सा लड़का चाहिए जो मेरी तारीफ कर सके, मेरे साथ रहे, हमेशा हम लोग लवी डवी बनकर रहें। कहती है ये लवी डवी क्या है। कहती है कि पास पास में रहे। कहती है क्यों, मेरा बेटा ऐसा नहीं है क्या। कहती है उसके अंदर तो एक भी खूबी नहीं है। प्रिंस रॉन्ग पीछे ही खड़े होते हैं, कहते हैं हाँ मेरे अंदर तो एक भी खूबी नहीं है। वहां पर उसके सर पर एक मारते हैं, कहते हैं ये किस तरह की बातें कर रही हो। कहती है देखो मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। यहाँ पर उसकी माँ के मन में सोचती है कि इसके इसी बिहेवियर की वजह से ये मेरी डॉटर इन लॉ बनने से मना कर रही है, क्योंकि हर टाइम तो ये उसे टीज किया करता है, मारा करता है। कहती है कि जेंटल बनने की कोशिश करो। स्ट्रॉन्ग उसके सामने बैठ जाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ माँ, ये सिर्फ यंग लड़कों से शादी करना चाहती है, बुढ़े लोगों से नहीं। इसने मुझे बुढ़ा कहा। कहती कब बुढ़ा कहा। कहती है देखो मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। यहाँ पर प्रिंस रॉन्ग भी उसके पीछे जाने चलते हैं, पॉइजन हावी होने लगता है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर बैठ जाते हैं। वापस घर जाती है मिस फेंग, तो वहां पर यान फैमिली से उसके लिए रिश्ता आया हुआ होता है, जो मिनिस्टर का बेटा होता है यान क्यू। कहती है यान क्यू। यहाँ पर यान क्यू पहली ही नजर में जो है मिस फेंग को पसंद करने लगता है। फेंग कहती है कि फादर प्लीज मैं शादी नहीं करना चाहती, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं क्यों नहीं करना चाहती, अभी भी प्रिंस रॉन्ग के पीछे पड़ी हो क्या। कहती है नहीं नहीं मैं प्रिंस रॉन्ग के पीछे नहीं पड़ी हूँ। मन में सोचती हैंडसम तो है और काफी अच्छा भी। ये अब उसके फादर बोलते हैं कि शादी तो तुम्हें इसी से करनी पड़ेगी, अब तुम अपने आप सोच लो कि क्या करना है। जहाँ पर यान क्यू कहता है कि मिस कल आप मेरे साथ बाहर चलेंगी कहीं पर। जहाँ पर उसके फादर कहते हैं हाँ हाँ बाहर जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। मन में सोचती है मेरे फादर जो हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे और मेरी शादी कराने के लिए अकेले पर्सन के साथ मुझे भेज रहे हैं। प्रिंस रॉन्ग बैठे हुए थे, उसकी माँ कहती है कि क्या तुम्हें सच में उससे शादी नहीं करनी। कहते हैं मदर मुझे उससे शादी नहीं करनी, मिस फेंग जिससे भी शादी करना चाहे करे। सैनिक आकर बताता है कि मिस फेंग की शादी किसी शादी यान की उसे फिक्स हो गई है, इसी वजह से कल उनसे मिलने जाएगी। उसकी माँ कहती है तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो किसी और से शादी करे। कहता है माँ मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अभी तुरंत ही सैनिक से पूछता है ये बताओ वो कहाँ पर आएगी। कि प्रिंस रॉन्ग बैठे हुए होते हैं, कहते हैं कि देखो ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही, आज मुझे थोड़ा बोरिंग से लग रहा है, क्यों ना हम लोग भी बाहर चले रेस्टोरेंट में। सैनिक को अच्छे से पता था कि ये सिर्फ मिस फेंग के पास जाने के बहाने हैं। कहता है ठीक है चलिए प्रिंस, जहाँ भी आपको जाना है। इधर वो अकेले बैठी होती काफी देर तक, लेकिन वहां पर यान क्यों आता ही नहीं। आज वो किसी काम की वजह से मैजिस्ट्रेट से मिलने गया था, जिसकी वजह से आ नहीं पाया। नेक्स्ट डे वो आपसे जरूर मिलेगा। कहती कोई बात नहीं। तभी प्रिंस रॉन्ग आ जाते हैं। कहती तुम यहाँ पर। कहते क्यों, आ नहीं सकता क्या। कहती है नहीं, आप आओ या ना हो मुझे क्या लेना देना। तभी वहां पर कुछ एसेसियन आ जाते हैं हमला करने के लिए। प्रिंस रॉन्ग उनसे लड़ने के लिए जाते हैं, यहाँ पर पॉइजन फिर से हावी हो जाता है, तो मिस फेंग का गला पकड़कर दबाने लगते हैं। कहती है मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। वो उसके गले लग जाता है, वहां पर जाकर बैठ जाती है। कहती है देखो मुझे भी कुछ बेनिफिट चाहिए तभी मैं तुमको बचाऊंगी। कहते हैं क्या बेनिफिट चाहिए। कहती है मुझे टेल चाहिए। कहते हैं कितने चाहिए। कहती है 1000। कहते 10,000 दूंगा। कहती है प्रॉमिस करो। कि प्रॉमिस करो अगर तुमने नहीं दिया तो। कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें दूंगा। वो धीरे धीरे उसको सही कर रही होती है। कहती है पॉइजन क्योर करना इतना आसान भी नहीं। पर प्रिंस कहते हैं अगर ठीक कर दिया ना तो मैं तुम्हें 1 लाख टेल्स दूंगा। कहती है सच में, और उसके ऊपर गिर जाती है। कहता है दूर हटो, आखिर तुम मुझसे कब तक चिपकी रहोगी। कहती है सॉरी सॉरी। उठ जाती है, बैठ जाती है। कहती है वाह कितने अच्छे मसल्स है, कितनी अच्छी बॉडी है। यहाँ पर प्रिंस रॉन्ग कहते हैं अपना वादा याद रख, नोट तैयार करती है। कहती है इस पर अपना अंगूठा लगाओ, मैं श्योर रहूं कि तुम मुझे मेरे पैसे दोगे। वो प्रिंस रॉन्ग उसके करीब जाते हैं, कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। और करीब जाते वो डर जाते हैं कि कहीं उसको किस करने तो नहीं आ रहा है। तो उसके पास जाते और चले आते हैं। मिस फेंग के घर की जितनी दासियां होती है ना, मिस फेंग थोड़ा सही हो गई थी तो सब खुश थे कि उसके एक अच्छे घर में शादी हो रही है। तभी उसकी बहन सामने से आती है, सोचती है कि मेरे बारे में कह रही है, लेकिन जैसे ही पता चलता कि सब मिस फेंग के बारे में तो कहती वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बस अच्छे होने का नाटक कर रही है। पता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम किसी जोक से कम नहीं हो, बस हर टाइम कोशिश करती हो कि तुम मुझे नीचा दिखा सको। यहाँ पर मिस फेंग उसको एक जोरदार थप्पड़ रखती
लगती है। तो तुमने मुझे क्यों मारा बताओ ना, क्योंकि तुम मुझे खुश रहने का एक भी मौका नहीं देती हो। यान क्यों आ जाते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ कर दे, कि मैं कल आ नहीं पाया था। कहती कोई बात नहीं। तभी उसके फादर आ जाते हैं तो उसकी बहन यूर कहती है कि फादर देखो ना, इसने मुझे मारा है। वो पैरों पर बैठ जाती है कि फादर प्लीज मेरे लिए इंसाफ करिए। यहाँ पर फेंग को पता चल जाता है कि बहन तो नाटक करने में एक नंबर है। भी यही कहती है फादर इसने मुझे ना बुली किया, बहुत बुली किया, क्योंकि मैं यान क्यों से मिलने गई थी और ये मेरे बारे में उल्टा सीधा कह रही थी। कहती है नहीं फादर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तब वहाँ पर प्रिंस रॉन्ग आ जाते हैं, कहते हैं तुम्हें किसने बुली किया। कहती है मुझे किसी ने बुली नहीं किया है, बस मैं थोड़ा सा एम्बेरसमेंट महसूस कर रही थी तो मैंने सबक सिखाया है। यहाँ पर योर मन में सोच रही होती प्रिंस रॉन्ग तो अभी भी इससे नफरत करते हैं। ये मेरे लिए अच्छा मौका है कि प्रिंस रॉन्ग के पास जाऊं और बताऊं कितनी खराब है। कहती है देखो ना प्रिंस रॉन्ग ये बहुत ही खराब है, इसने मेरी बहुत ही बेइज्जती की, ये तो इसी लायक है, इसकी कोई भी इज्जत नहीं कर सकता। प्रिंस रॉन्ग कहते हैं सही बात है। यहाँ पर यानक्यू और जो मिस फेंगो से होते हैं ना बात करने के लिए बाहर की तरफ जाते हैं। तो ये बात जो है प्रिंस रॉन्ग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। प्रिंस रॉन्ग जा रहे होते हैं, कहते हैं देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सही करने का जो तुमने प्रण लिया है ना वो जरूर पूरा करना। कहती ठीक है मैं टाइम से आ जाऊंगी। यहाँ पर उसने जो पैसे उधार लिए थे ना शुरू में, यहाँ पर प्रिंस रॉन्ग कहते हैं कल मुझे पैसे दे देना, क्योंकि कल वो यान क्यू से फिर से मिलने जाने वाली थी। प्रिंस रॉन्ग नहीं चाहते थे कि वो मिलने जाए। उसके फादर कहते हैं प्रिंस रॉन्ग से तुमने क्या डील की है। कहती कुछ नहीं फादर सब ठीक है। उसको गाली दे रही होती है प्रिंस रॉन्ग को कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें खुद पॉइजन दे दूंगी, मुझसे पैसे मांगने आते हैं जबकि पता है कल मैं यान क्यू से मिलने जाऊंगी। उसके फादर कहते हैं देखो प्रिंस रॉन्ग से दूर रहो, वो तुम्हारा और उनका रुतबा एकदम अलग अलग है, वो तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएंगे। कहती है जाना भी कौन चाहता है उसके पास, उसके पास अभी कुछ सामान होता है। अब वो पैसे अपना सामान बेचकर 500 टेल्स किसी तरह लेती है और जाती है प्रिंस रॉन्ग को लौटाने के लिए। मेंशन पे जाती है तो वहाँ पर सैनिक रोक देते हैं कि तुम जाओ यहाँ से। कहती है मुझे सच में पैसे देने हैं। सैनिक कहता है उनके पास बहुत पैसे हैं, तुम्हारे 500 टेल्स का वो क्या करेंगे। तभी वहाँ पर आंट आ जाती है, कहती है किसने मेरी डॉटर इन लोग को रोका अंदर जाने से, तुम लोगों को अच्छा सबक सिखाया जाएगा। कहती डॉटर इन लो, कहती नहीं मैंने डॉटर इन लो नहीं बोला, मैंने डॉटर इन लो नहीं बोला। कहती हाँ लगता है मेरे कान बज रहे हैं, इसी वजह से मुझे सुनाई दिया। घर देखती है, कहती वाह कितना सुंदर घर है। तभी प्रिंस रॉन्ग आ जाते हैं, कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती पैसे लौटाने आई थी। उसकी माँ कहती कौन से पैसे, कैसे पैसे। कहता है कि माँ आप इसके बारे में मत जानो। कहती अच्छा तो तुम मेरी डॉटर इन लॉ से 500 टेल्स ले रहे थे। कहती फिर से डॉटर इन लॉ। कहती अरे अरे मुँह से निकल जाता है ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। कहती अच्छा। अब यहाँ पर मन में सोच रही होती है क्या पता आंटी मेरे 500 टेल्स मुझे वापस कर दे। उसके हाथ से ले लेती है और उसे 500 टेल्स दे देती। कहती थैंक यू आंट, अब तो कितनी अच्छी है। यहाँ पर अब आंट कहती खाना खाकर जाना। कहती है नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे देर हो जाएगी। प्रिंस रॉन्ग कहते नहीं जब मेरी माँ इतना इंसिस्ट कर ही रही है तो खाना खाकर जाना। कहती ठीक है अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, खा लेती हूँ, टाइम से पहुंच भी जाऊंगी। यहाँ पर प्रिंस रॉन्ग कहते हैं कि खाना खाकर जाना है लेकिन खाना तुम्हें ही बनाना है। कहती क्या, मैंने कभी खाना नहीं बनाया। तो कहते सीखो। कहती है ये बदतमीज इंसान, मैं इसका क्या करूँ, मैंने तो कभी खाना नहीं बनाया। वो एक एक चीज वहां पर सीखती रहती है। टाइम बीतता जाता है। प्रिंस रॉन्ग कहते आप सही है, सारा खाना एक साथ बनकर तैयार हो जाता है। कहती खाओ मैंने बहुत मेहनत की। प्रिंस रॉन्ग खाते हैं तो कहती कैसा है। प्रिंस रॉन्ग कहते अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तुमने इतने मेहनत से मेरे लिए खाना बनाया है ना तो तुम खा लो। ये थी क्या मैं, उसकी माँ कहती इतना अच्छा बना है तो मैं भी ले लूं। प्रिंस रॉन्ग रोक देते हैं कि माँ ये सिर्फ मैं चाहता हूँ कि यही खाए क्योंकि इतने प्यार से बनाया। वो पूरा खा लेती है। कहती मैं अब जा रही हूँ। पर उसको आंट ने उसको एक कंगन देती है कि ये तुम ले लो। कहती है कि नहीं आंटी ये बहुत ही कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती, मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। पता चलता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन डॉटर इन लॉ को दिया जाता था। यहाँ पर आंटी ने उसे दे दिया था कि आगे चलकर ये मेरी डॉटर इन लॉ बनेगी। फिर वहाँ पर हम देखते हैं एक और प्रिंसेस आ जाती है। प्रिंस रॉन्ग से शादी करना चाहती थी। उसको घर से निकलते बाहर देखती है ना तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उसकी मेड बताती है कि जरूर प्रिंस रॉन्ग का पीछा करते हुए आई होगी और प्रिंस रॉन्ग ने भगा दिया होगा। वैसे भी इसकी यानक्यू से शादी तय हो गई है। घर जाते तो उसके फादर कहते कहाँ पर थी। और उसके फादर को पता चल जाता है कि ये फिर से प्रिंस रॉन्ग के पास गई थी। तो उसके फादर बहुत गुस्सा करते हैं कि यार तुम्हें यानक्यू से मिलना था, तुम मिलने भी नहीं गई। उसके पास दूसरा टारगेट आता है ल्यू है ना, उन्हें तुम्हें बाल उखाड़ करना, जमीन पर पटकना, वो भी भारी मार्केट में। अगर तुमने ये टास्क पूरा कर लिया ना तो तुम्हें और भी पॉइंट मिल जाएंगे। कहती है अरे मुझे पॉइंट तो लेने ही पड़ेंगे लेकिन ये काम बहुत कठिन है, मैं ये कैसे करूंगी। मन में सोचती कर सकती हूँ। इधर हम प्रिंसेस लियो को देखते हैं जो सामान खरीद रही होती है, फेंक जाती है, उसके बाल पकड़कर उखाड़ने लगती है और बीच मार्केट में डाल देती है और उसे खूब मारती है। सब कहते हैं कौन है कौन है।
यहाँ पर जो नौकर होता है ना वो जान जाता है कि ये मिस फेंग है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि ये मिस फेंग मंत्री की बहुत ही बेइज्जती होगी। तो लियो कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, घर आकर बैठ जाती है। अभी प्रिंसेस लुई आ जाती है, कहती इसे पकड़ लो। कहती मैंने क्या किया है? उसके फादर कहते क्या किया है मेरी बेटी ने? कहते हैं कि आपकी बेटी ने जो है मुझे भरी मार्केट में मारा है। उसकी माँ कहती है इसे लेकर चलो और बीच रास्ते में से घुमाया जाएगा। प्रिंसेस को मारने का अंजाम यही है कि तुम पूरी फैमिली को ही एक साथ मार दिया जाएगा। लेकिन इतनी देर में प्रिंसेस की नजर उसके ब्रेसलेट पर पड़ जाती है। कहती है ब्रेसलेट मुझे दो। कहती है आंट ने मुझे दिया है तो मैं तुम्हें क्यों दूं? कहती है आंट वो भी तुमने चोरी किया है, चोरी करने के बदले में तो तुम्हें और भी सजा दी जाएगी। उसे एक ही हाथ से वो ब्रेसलेट ले लेती है। अब उसकी बहन और तीनों को बांध कर ले जाया जा रहा होता है। उसके फादर कहते हैं देखो क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, मार्केट में घुमाया जा रहा है। प्रिंस रॉन्ग खड़े होते हैं। तभी जाती है प्रिंसेस, कहती है कि प्रिंस रॉन्ग देखो ना, एक लड़की ने आपकी कितनी बेइज्जती की और आपके माँ का ब्रेसलेट भी ले लिया। कहते कौन सा ब्रेसलेट? कहती ये ब्रेसलेट उसने चुराया था तो मैंने ले लिया। कहती है कहाँ पर वो आखिर? वो पीछे से कहती तो प्रिंस रॉन्ग जाते हैं। कहते क्या हुआ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? रोने का नाटक करने लगती है कि इस प्रिंसेस ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे बांध कर रखा। प्रिंस कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इसे बांध कर रखा। आंट कहती है कि ज्यादा मत बोलो, इतना याद रखो कि मेरी बेटी तुम में इंटरेस्टेड है, तुमसे शादी करना चाहती है। कहता है मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना तेरी बेटी में, तो अपनी बेटी से कहो कि ये दूर रहे। कहती है थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इतनी मदद की है प्रिंस, वरना आज प्रिंसेस तो हम लोगों की जान ले लेती। वहां से ब्रेसलेट ले लिया जाता है। शाइनिंग ब्रेसलेट को पूछ कर फिर से जो है मिस फेंग को दे देता है कि तुम इसे पहन लो। यहाँ पर आंट को बहुत बेइज्जती महसूस होती है। प्रिंस रॉन्ग कहते हैं नील डाउन होकर जो है फेंग से माफी मांगो। तो पहले तो नहीं मांग रही होती है प्रिंसेस, लेकिन प्रिंस के सामने कैसे बोले तो वहां पर माफी मांगती है। अब यहाँ पर मिस फेंग बहुत खुश हो जाती है। आंट कहती है वक्त आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगी। इधर उसके फादर बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं कि जिस तरह की तुम हरकत आजकल कर रही हो ना, पक्का हम लोग किसी दिन मारे जाएंगे। तभी हम प्रिंसेस जियाटेंग को देखते हैं। आ जाती है, कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, अब तो तुम्हारी यानक्यू से शादी होने वाली है, चलो मैं तो तुम्हारी शादी में आऊंगी ही, लेकिन तुम दुखी क्यों दिख रही हो? प्रिंस रॉन्ग सामने खड़े होते हैं तो जियाटेंग कहती है कि मैं जो है फेंग की शादी होने वाली है यानक्यू से। को भी पता चलता है। ये बात तो उन लोगों को पहले ही पता थी, लेकिन वो लोग और भी दुखी हो जाते हैं कि उसकी यही डॉटर इन लोगों उनके हाथों से चली जाएगी। सब लोग बुद्धिस्ट टेम्पल में होते हैं प्रे करने के लिए, लेकिन जैसे ही आंट जाती है कहती सबसे पहले मेरी डॉटर इन लॉ प्रे करेगी। जितनी भी लड़कियां वहां पर खड़ी होती है सब जल भून रही होती है कि देखो इसको पहले जगह मिली। जैसे ही वो अपना वहां पर लक चेक करती है, पता चलता है कि बहुत बेकार लक है। कहती मैं क्या करूं? हम ये बात भी पूरे महल में फैल जाती है। प्रिंस रॉन्ग को भी पता चल जाती है कि उसका बेट लगा है, इसी वजह से वो रो रही होती है एक जगह पर बैठकर। प्रिंस रॉन्ग कहते क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? कहती कुछ नहीं, सब तुम्हारी वजह से हुआ, मेरे फादर मुझसे नफरत करते हैं, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। प्रिंस रॉन्ग उसे चुप कराना चाहते थे, लेकिन क्या करे, मजबूर थे, उसके सामने कभी प्यार जो जाहिर नहीं किया। प्रिंस रॉन्ग कहते ठीक है महल में चलो। अब सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं, जहाँ पर प्रिंस रॉन्ग कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके फादर कहते हैं आज कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। साथ ही तो लेट जाती है, कहती है मिस उठिए चलिए। भी शादी का डे केयर आ चुका होता है जो है प्रिंस रॉन्ग की तरफ से मिस फेंग के लिए। यानक्यू से सिर्फ शादी फिक्स हुई थी लेकिन डे केयर नहीं आया था, लेकिन अभी प्रिंस रॉन्ग की तरफ से डे केयर आ गया था कि वो उससे शादी करना चाहते हैं। कहती ये वियर्ड पर्सन मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? तो उसकी बहन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तुरंत ही जाती है। मिस फेंग कहती है तुम पागल हो गए हो, मुझसे क्यों शादी कर रहे हो? तुम किसी अच्छी लड़की से शादी करो ना। कहते हैं क्यों, तुम अच्छी नहीं हो क्या? कहती मैं अच्छी हूँ लेकिन मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल बन सकूं। कहते हैं कि ये तुम मेरा पॉइजन सही कर रहे हो, शादी कर लोगी तो चली जाओगी तो मेरा पॉइजन कौन सही करेगा? कहती मैं कसम खाती मैं तुम्हारा पॉइजन सही करूंगी। कहते हैं ठीक है फिर चलो अंदर सही करो चलकर। वो उसे लेकर जाती है जहाँ पर वो थोड़ा बहुत चिल्ला रहे होते हैं अंदर प्रिंस रॉन्ग। बाहर नौकरानी और सबको क्या लग रहा था ना कि दोनों अंदर जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है कि जरूर जल्दी ही ग्रैंड चाइल्ड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर प्रिंस रॉन्ग उसको किस कर लेते हैं। कहती तुमने किस क्यों किया? क्यों किया? कहते अरे गलती से किया। बोला मैं तुम्हें किस क्यों करूंगा? कहती हाँ हाँ गलती ही रही होगी। वहां पर वो लेती है नीडल्स उसके पैर में लगा देती है। कहते हैं क्यों कर रही हो? कहती गलती से लग गई। लेकिन प्रिंस रॉन्ग सोच चुके होते हैं कि वो उसी से शादी करेंगे। इधर यान क्यों मिलता है, कहता है मिस मुझे पता है आपकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन क्या आप मेरे साथ चाय पियेंगी? वहां पर उसके साथ वो चाय पीने लगते हैं, जहाँ पर यान क्यों कहते हैं अभी भी चाहोगे तो मुझसे शादी हो जाएगी। लेकिन इतनी देर में प्रिंस रॉन्ग आ जाते हैं। कहते हैं जब मेरे से शादी फिक्स हो चुकी है तो तुम यहाँ पर यान क्यों के साथ क्या कर रही हो? कल रात तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या?
इतना सुन्नत है कि यान कि वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर उसका गला पकड़कर प्रिंस रॉन्ग कहते हैं कि मैं शादी तोड़ ही नहीं रहा हूँ, याद रखना कि अब मेरे तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है। इधर दोनों एक साथ कैरिज में जा रहे होते हैं। कहती है मुझे क्यों ले जा रहे हो, प्लीज मुझे उतार दो, लेकिन वहाँ पर हमला हो जाता है। प्रिंस रॉन्ग को चोट भी लग जाती है। वो अपने कॉन्ग कॉन्ग से कहती है प्लीज हेल्प करो। तभी वहाँ पर एक टेम्पो आ जाता है। टेम्पो देख कर प्रिंस रॉन्ग कहते हैं ये क्या है, कहती है बाद में बात करेंगे, चलो मेरे साथ। वहाँ पर तुरंत ही वो उसको लेकर जाती है, उसे दवा देती है। कहती है कि देखो कॉन्ग कॉन्ग, तुम मेरी बहुत हेल्प कर रही हो, लेकिन मुझे प्रिंस रॉन्ग की भी हेल्प करनी है। वो उसे गन देती है कि मुसीबत आए तो इसे चला देना। वहाँ पर उसे एक हर्ब भी मिल जाती है। हर्ब देखते ही उसे याद आता है कि इसी हर्ब के जरिए वो प्रिंस रॉन्ग को सही कर सकती थी। लेकिन तभी वहाँ पर ली गु आ जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहता है जो कमी पहले नहीं पूरी कर पाया था अब करूंगा। पता चलता है उस हर्ब की तलाश जो है मिस फेंग को थी। इस बात की जानकारी जो है लग गई थी ली गुई को, इसी वजह से ड्रग छिड़क गया था, जिसे सूंघते ही वो बेहोश होने लगती है। कहती है कि दूर हटो प्लीज, मुझसे दूर हटो। कहता है दूर, आप मैं तुम्हारे साथ वो काम करूंगा कि कल तुम जब निकलोगी ना तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। वो उसके पास जाने ही लगता है। तभी वहां पर प्रिंस रॉन्ग आ जाते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं तुम ठीक तो हो ना। कहती हर्ब मिल गई है। उसे उठाकर लेकर वहां से चले जाते हैं। उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही होती है। कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कहते हैं क्या करूं। वो इंजेक्शन देती है। कहती है इसे मुझे लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में। उसे इंजेक्शन लगाता है तो सुबह तक प्रिंस रॉन्ग उसी के पास बैठे हुए होते हैं। वो उसके पास जाते हैं। कहते हैं क्या हुआ। कहते हैं वाह तुम तो पास से और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। कहते हैं कि बुढ़ा नहीं लग रहा हूँ तुम्हें। कहते नहीं नहीं बिल्कुल भी बुढ़े नहीं लग रहे। हर्ब कहाँ पर है, मुझे हर्ब चाहिए। हर्ब देखते ही वो खुश हो जाती है कि इसी के जरिए मैं तुम्हारी ही हेल्प कर सकती हूँ। जो प्रिंसेस और आंट होती है ना, वहां पर वो भी आई हुई होती है और कहती है कि इसकी बेटी तो बहुत ही बेकार है, इसने पहले ही एक लड़के के साथ रात गुजारी है और उसकी शादी भला प्रिंस रॉन्ग से कैसे हो सकती है। प्रिंस रॉन्ग के तो वो काबिल भी नहीं है। देखो ये लव लेटर है। वहां पर हर तरफ वो लव लेटर फैला दिए जाते। इतनी बेकार लड़की है कि लव लेटर लिखती थी, सामने जाकर खड़े हो जाती है। कहती है हाँ ये लिखे मेरी ही राइटिंग में गए हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा है। कहते हैं क्या एविडेंस है तुम्हारे पास। अब वहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डर होता है जो सबको सुना देती है। यहाँ पर आंट कह रही होती है कि इस फेंग को तो ऐसा फंसाऊंगी ना कि इसे डायरेक्ट जेल होगी या वहीं पर तलवार से मार दिया जाएगा। यहाँ पर मदर इन लॉ कहती है कि सच में तुम डॉटर इन लॉ को इस तरह फंसाना चाहती थी। उस लुई गुई को भी आंट ने ही भेजा था कि इसके साथ बदतमीजी कर सके। कहता प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कहती मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। प्रिंस रॉन्ग कहते जानती हो। वहां पर उसकी बेटी और ली गुई सबको जेल में डाल दिया जाता है। मैं बाहर जा रही हूँ। जैसे ही बाहर जाती है तो प्रिंस रॉन्ग उसको किस करने लगती है। कहती क्या हुआ। कहते इतना याद रखो कि अब तुम किसी को भी लाइक नहीं कर सकती हो, सिर्फ तुम मेरी और मेरी ही रहोगी। कहती क्या तुमने ड्रिंक कर लिया। कहते हाँ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया। उसको फिर से किस करने लगते। कहते बोलो ना। कहती हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और सिर्फ तुम्हारी ही रहूंगी। कहते तब ठीक है। वहां पर वो दोनों फिर से किस करते हैं। अब शादी का टाइम आ जाता है, जहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है। प्रिंस रॉन्ग उसको उठा कर लेकर चले जाते हैं। मुझे पता है कि तुम जब से आए हो मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है और अब मेरे दिल के करीब तुम ही रहोगी। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। कहती थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।